Assalamu alaikum and a very good morning from the Fortune Lyceum School and College, Bagbala Agro Tourism and Agronomy Resort. How are you kids? Well, that sounds very high spirit of yours. Well done. All right. Today's lecture is something very important, and last year also we did practice some of it in our school. Although today it will be just a lecture, and we will be recapitulating our knowledge what we did last year. Uh, what happens is that अल्लाह ने कोई भी चीज फजूल पैदा नहीं की और अल्लाह ने जब कोई भी चीज फजूल पैदा नहीं की तो उसकी कोई ना कोई उसकी खासियत होती है। नो बैक्टीरिया एक ऐसा वो एक जानवर कह लें या एक बहुत माइक्रोस्कोपिक किस्म का एक चीज कह लें, जानदार है जो कि अल्लाह ने पैदा किया। और वो जो बैक्टीरिया है वो आपके जिंदगी के अंदर आपको नजर नहीं आता, लेकिन आपके बहुत सारे वो काम कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस आज के टॉपिक के हवाले से अगर हम बात करें जो कि आपको सरंजम ने उसकी बात करना है, तो बल्कि ये मकसूद अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। टुडेज मदर इकबाल साहब, प्रिंसिपल साइंटिस्ट इकोनॉमी बारी, ही विल बी जॉइनिंग अस सून। बैक्टीरिया के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके जो भी चीजें हम खाते हैं, हम पीते हैं, उनको हम जो फेंक देते हैं, इवन ह्यूमन डेड बॉडीज, एनिमल डेड बॉडीज, कोई और इस तरह की जो चीजें होती हैं, जब वो उनको गलने सड़ने में बैक्टीरिया मदद करता है। नौ अल्लाह की इस कुदरत को हम एक ताकत के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो ताकत है दैट इज जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है। आपने अंडा खाया, उसका छिलका, आपने सब्जी खाई, उसका छिलका, आपने रोटी खाई, बाकी जो बच गई वो, आपने घास काटा अपने लॉन के अंदर, आपने कोई और, उनको जब डिकम्पोज किया जाता है तो वो खाद बन जाती है। और वो जो खाद है वो खाद ऑर्गेनिक खाद होती है जिसके अंदर किसी किस्म का केमिकल नहीं शामिल होता। और जब केमिकल किसी चीज पे शामिल नहीं होगा तो वो नेचर के करीब होगा, और वो नेचर होगा। और नेचर हमेशा ह्यूमन बीइंग से अपने आप को प्यार करती है, और आपको जो है वो सेहतमंद रखती है। तो इस सिलसिले के अंदर आज का जो लेक्चर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पे आज हम सीखेंगे कि जो आपका जो किचन वेस्ट है, ये जो आपका और किसी भी किस्म का जो वेस्ट है जिसको हम ऑर्गेनिक हम जिसको कहते हैं, जो कुदरत से चीज पैदा होती है, तो उसको हम कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं और उससे हम क्या फायदे उठा सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट क्या नाम है, अंजुम, टू प्लीज कैरी ऑन विद योर प्रेजेंटेशन। जी करण साहब, प्लीज़ वो मकसूद अहमद साहब हमारे साथ हैं आज। तो वाइस प्रेसिडेंट हैं पोटैटो एसोसिएशन ओकाड़ा के, और चेयरमैन हैं पोटैटो बोर्ड के। तो हम उनको वेलकम करते हैं। मकसूद साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। दिस इज आवर क्वेस्ट, और जो इसका जो पटन चीफ डॉक्टर उमर इकबाल भट्टी, this happens to be our 11th lecture in the series, and till December we will be continuing it. Or important thing is that this lecture is being it is not the fortune or the batar. It is a collaborative effort of All Pakistan Private School Management Association. It is a collaborative effort of Barani Agriculture Research Institute and Pakistan Council for Water Research. Or this big collaboration gives us a vast knowledge base
and knowledge base given to us by you see scientists, eminent scientists doing working in this field. तो कई दफे ये होता है कि वो नेट कनेक्टिविटी की वजह से जो है वो एक्चुअल जो स्पीकर है वो कई दफे नहीं आ सकता. लाइक अभी तक मुझे यही लग रहा है जो एक्चुअल स्पीकर हैं वो आ नहीं सके बारी के जो हैं. तो उसके लिए हमने किया ये कि हमने फिर शेडो स्पीकर्स हमने वो कॉन्स्टिट्यूट किए. कॉन्सेप्ट इज कि अगर एक्चुअल स्पीकर नहीं आ सका तो उसकी जगह पे वी डू नॉट वेस्ट टाइम. लोग कनेक्ट होते हैं, लोग आते हैं एंड दे डिजायर टू लिसन. जिस तरह आज आप कनेक्ट हुए तो उसके अंदर अगर वो कनेक्टिविटी की वजह से नहीं हो पाया तो हम उसको वो मौके को जाया ना करें और जो इल्म है उसको आगे बढ़ाएं. तो इरादा हमारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर 5 से 16 साल के 50 मिलियन बच्चों के लिए 3,23,200 कुछ स्कूल हैं. वी डिजायर टू कनेक्ट देम टुगेदर through these Zoom meetings and impart free of cost education to them. So I welcome you on board, sir. And Dr. Umar sir, if you permit, क्या मैं नजम को बताऊं कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें? जी जी बिल्कुल अंजुम शुरू करें आप. वो मैंने उनको होस्ट बना दिया हुआ है. अब फिर स्क्रीन शेयर करेंगे तो शुरू हो जाएगा. Anjum, please proceed. शेयर हो रही है. ये बिल्कुल शेयर हो रही है जी. हाँ काइंडली ये स्लाइड शो चला दिया करें. इसमें स्लाइड शो है ना ऊपर. यस सर. कैन आई स्टार्ट? जी प्लीज प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today the topic of my presentation is recycle compost well, and I am Anjum Aksir Rahman, lecturer at the Fortune Lyceum, Pakistan School and Colleges. सर बेसिकली स्टार्ट हम लोग करते हैं कि जो हमारी ज़मीन है इसके ऊपर जो हमारी ये जो मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, इस मिट्टी के ऊपर जो है वो उसकी परसेंटेज में या मिट्टी के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं. उसमें अप्रोक्सीमेटली 45% मिनरल्स हैं. मिनरल्स के अंदर जो है वो सैंड आ जाती है, स्लिट आ जाती है, क्ले जो मिट्टी हमारे पास होती है ये आ जाती है. इसके बाद 25% इसके अंदर वाटर है, 25% एयर से मिलकर ये बनी है. और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है 5% जो इसकी ऑर्गेनिक मैटर्स है, जिसके अंदर जो डेड या डिकिंग प्लांट्स होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, एनिमल्स होते हैं या जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनसे मिलकर ये बनी हुई है. तो ये टोटल 100% है जो मिट्टी जो हमारी होती है ज़मीन के ऊपर, ये इनसे मिलकर बनी हुई है. तो ऊपर सबसे ऊपर जो है ना हमारे पास टॉप सोइल होती है, उसके नीचे सब सोइल होती है और लास्ट में जाके हमारा बेड रॉक होता है, जो कि ये सारी चीज़ों से मिलकर जो मिट्टी है ये वाली बनती है हमारी. नेक्स्ट हमारे पास है कि हम जो अपनी मिट्टी से प्यार क्यों करते हैं. सबसे पहला तो हमारा काम ये बनता है कि जो हमारी मिट्टी है ये हमें सबसे जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा हमें वो जो है वो जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पे जाके हम लोग अपने प्लांट्स को, एनिमल्स को ग्रो करते हैं जमीन के ऊपर. तो जो जमीन जो मिट्टी होती है बेसिकली हमें प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए हमें एक प्लेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे ये ग्रो होते हैं, जिसके जरिए हम लोग अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं. दूसरा जो मेन काम है इसका मिट्टी का वो ये है कि ये हमें ये हमारे लिए हैबिटेट है, हमारे लिए रहने की जगह प्रोवाइड करती है. साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, बिलियंस ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों. अंजू प्लीज ये स्लाइड अगली दिखाइएगा. एक तो ये कि ये ना स्लाइड शोज को आप क्लिक करें ना ऊपर जो आता है. सर ये स्लाइड शो हो रही है ये.
एक मिनट सर। हाँ जी, ये देखना बेहतरीन होगी, ठीक है सर। अब ठीक आ रही, ठीक है सर। ये बेहतरीन। ठीक है सर। तो बेसिकली जो ज़मीन हमारी होती है वो हमारे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ज़मीन से, जो हमारी मिट्टी है इसके ऊपर से। दूसरा, हमारे पास ये हैबिटेट होता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। और तीसरा जो हम लोग जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं उनको जो रिसाइकल करके उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह डिकेइंग बॉडीज होती हैं या जो डेड बॉडीज हो जाती हैं, उनको ये कुछ टाइम लेके जो है वो उस बॉडी के लिहाज से वो जो है उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मोस्टली जिस तरह गाँव वगैरह में होता है वो क्या करते हैं कि जो गाय वगैरह का या जो भैंस वगैरह का, जानवरों का जो गोबर होता है वो नॉर्मली वो अपने खेतों में डालते हैं, ताकि उससे जो है वो खाद की बजाय ये जो चीजें होती हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनसे ज्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसी तरीके से जो हमारी ऊपर की लेयर है, जो टॉप सोयल हमारी, ये हमारे लिए एज अ फिल्ट्रेशन भी काम करती है, वाटर को प्योरीफाई करती है और फिल्टर करके हमें देती है। और उसके बाद जो ये वाली ज़मीन है, यही हमारी जो है वो एयर भी क्लीन करके हमें देती है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हम लोग जिंदा हैं वो ये है कि ये जो ज़मीन है, जिस सरफेस पे हम लोग रहते हैं, ये सरफेस हमें हाउस बनाने में, घर बनाने में, इवन जो हमारे सिटीज आबाद हैं उनमें भी हेल्पफुल होती है ये वाली। नेक्स्ट इज जो हम्बस से ह्यूमस, या हम्बस बेसिकली बोलते हैं खाद को, और ह्यूमस बेसिकली अरबिक के अंदर ये एक डिश का नाम है। रोटी टाइप होती है, जिस तरह आप कह लें बन होता है या जिस तरह ब्रेड होती है, उस तरह की एक रोटी होती है। तो हम लोग जो हम्बस है खाद से, या आप कह लें कि जो रिसाइकल होके कैसे जो है वो हम लोग खाद में मिलती है। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंपोजिशन होती है कि जिसमें 25% वाटर है, 45% मिनरल्स होती हैं, 25% एयर होते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है इसका ऑर्गेनिक मैटर का जो 5% है, उसमें हमारे जो जमीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पे हम लोग खाद वगैरह डालते हैं, जिसको फंगस बोलते हैं, उसके नीचे रूट्स होते हैं और वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो सारी चीजें, जो 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये सारे का सारा रिसाइकल करता है उस प्रोसेस को। जो हम लोग चीजें खा पी के जो ऊपर फेंक देते हैं, इन चीजों को रिसाइकल करके वो हमारे लिए जो है वो प्लांट्स को ग्रो करता है, जो हमारे लिए जड़ी बूटियां हमारे लिए होती हैं उनको ग्रो करता है, ये जो हमारे लिए जो भी फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, वो उन सारी चीजों को ये ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है कंपोस्ट। कंपोस्ट बेसिकली क्या होता है, ऐसी प्रोडक्ट जो हमें बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन से मिलती है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे पास होता है, उनको हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नेचर करती है इटसेल्फ खुद करके, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम लोग हम्बस बोल देते हैं। जो बेसिकली इन सारी चीजों में एज आ खाद के तौर पर काम करती है, जो हेल्पफुल होती है जो पौधों को उगाने में, फसलों को उगाने में, जिनसे ये सारी चीजें मिलकर बनती हैं। तो देखिए, अब कंपोस्ट की जो रेसिपी है वो इतनी कोई सीक्रेट नहीं है, रेसिपी बेसिकली बिल्कुल सिंपल सी है। सबसे पहले हमने एक ऐसी फूड को सिलेक्ट करना है जो कि फूड जो है वो बेसिकली डिकम्पोजिशन के लिए बहुत अच्छी फूड हो, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिकम्पोजर्स होने चाहिए जो इस फूड को डिकम्पोज कर सकें। वाटर चाहिए हमें और एयर चाहिए, ये चार चीजों से मिलकर बेसिकली जो हमारी कंपोस्टिंग है वो बनती है। उसके लिए राइट फूड जो कंपोजिशन के लिए, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें आल सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो, उसके बाद डिकम्पोजिशन हो, वाटर हो और एयर हो। अब फर्स्ट पहले पे हम लोग चलते हैं कि जो हमारे पास फूड है, राइट फूड फूड कंपोस्टिंग, उसके लिए हमें बैलेंस डाइट चाहिए होती है। बैलेंस डाइट जो वो हम लोग उसको करते हैं कि ऐसी डाइट जिसके अंदर जो कार्बन रिच मटेरियल्स हो, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, माइक्रोब्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, और डिकम्पोजर्स को, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है या एल्गी वगैरह होते हैं, इन सारी चीजों को। तो उनके लिए हमारे पास जो एग्जांपल्स है, जिनको हम लोग ब्राउन्स भी कहते हैं, लीव्स हो जाते हैं, वुड हो जाती है, पेपर आ जाता है, या कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, ये चीजें सारी की सारी जिसमें कार्बन जो है वो अच्छी खासी अमाउंट में होता है, इसको हम सारी की सारी चीजों को ब्राउन्स कहते हैं। ये भी चीजें हमें चाहिए होती हैं। दूसरी चीजें जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जिस तरह जो नाइट्रोजन जो बेसिकली सेल को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट जो है वो
दोबारा बनाया था। दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन रिच मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह के वुड वेस्ट होता है, मैन्योर्स होते हैं, ग्रास वगैरह होता है, जिनको हम लोग ग्रीन्स कहते हैं। तो बेसिकली ब्राउन्स और ग्रीन से मिलकर एक जो बैलेंस डाइट होती है वो बनती है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जिस तरह जो है वो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं, इस जो ऑप्टिमम जो बेस्ट इसकी रेशियो है वो तकरीबन आपकी 25 to 1% होनी चाहिए, या 30 to 1% होनी चाहिए। मतलब यह है कि अगर 5 पार्ट्स जो वो ब्राउन के हो तो एक पार्ट इसका ग्रीन का होगा। तो अब देखें, दूसरा हमारे पास था डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स बेसिकली अगर हम लोग अपनी फूड चेन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कि हमारे पास जो जितनी भी चीजें हैं ऑर्गेनिक जो हम लोग करते हैं उनको रिसाइकिल करते हैं। उसके बाद फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, जैसे पौधे वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए खुराक को तैयार करते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि इन चीजों को डायरेक्टली खाते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, जिसके अंदर जो जानवर होते हैं जो इन पौधों को खाते हैं वो भी आ जाते हैं। फिर सेकेंडरी लेवल कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राइमरी लेवल कंज्यूमर्स को खाते हैं, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स को खा के तो उनको फिर आगे सेकेंडरी लेवल के लिए वो अपनी क्रॉप को तैयार करते हैं। और लास्ट पे आके हमारे पास थर्ड लेवल कंपोजर्स आ जाते हैं। कंपोजर से मुराद बेसिकली हम लोगों ने भी पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या माइक्रोब्स होते हैं जो कि चीजों को डिकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आर्ट्स आ जाते हैं, जो है वो हमारे पास कैटरपिलर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, बहुत से एल्गी आ जाते हैं। ये सब कुछ सब के सब जो है वो ये डिकम्पोजर्स आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वाटर। वाटर में जो हमारे पास होता है उसमें जो भी मिट्टी हो, जो अच्छी मिट्टी होती है उसमें तकरीबन 40 to 60% उसको मॉइस्ट होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। और इसके अंदर आप इतना ज्यादा इसको मॉइस्ट नहीं करेंगे कि उसके अंदर जो स्पंज होते हैं वो रंग आउट हो जाए या स्पंज जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाए। उसको इतना आपने वेट करना है कि जो उसके अंदर छोटे छोटे जो होल्स होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाए उसके मिट्टी के। नेक्स्ट हमारे पास है एयर। जो लास्ट इसका रेसिपी का जो हमारे पास इंग्रेडिएंट था वो उसमें था, आपने व्यू करना है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए हवा की ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग सारी की सारी जो मिट्टी हमारे पास होती है उसको हम लोग एक पाइल की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हम उसमें से एयर को फ्लो करते हैं थ्रू दिस पाइल। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास कंपोजर्स डिकम्पोजर्स होते हैं ये वर्क कैसे करते हैं। बेसिकली इनका जो एक्टिव होने के लिए सबसे पहले इनको जो टाइम चाहिए होता है वो 2 to 10 वीक्स चाहिए होते हैं। 2 to 10 वीक्स के अंदर ये एक्टिवेट अपने आप को करते हैं और उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उनका वो तकरीबन आप कह लें 30 to 50 होता है। 30 to 50 सेल्सियस हो तो इसमें ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं। उससे पहले ये क्या करते हैं, अपने आप के लिए रॉ मटेरियल को तैयार करते हैं, वो तकरीबन 1 से 2 वीक ये लेते हैं और उसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन 10 to 20 सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। और लास्ट में आपके अपने लिए ये जो स्टेबलाइजिंग या क्यूरिंग करते हैं उसमें इनको 10 to 17 वीक्स चाहिए और उसके लिए जो टेम्परेचर है वो 10 to 30 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ताकि अपने आप को स्टेबलाइज करके और जो इनका प्रोसेस है वो अपने आप को स्टार्ट कर सकें। तो फिर देखिए हम लोग जो कंपोस्टिंग है पाइल, हम लोग पाइल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखें हम लोग जो बॉटम लेयर्स है हमारे पास, जो ब्राउन लेयर्स है जिसमें हम लोग कहते हैं कि कार्बन रिच एलिमेंट्स होने चाहिए, वो होगा। दूसरे पास जो हमारे पास है उसके ऊपर हम लोग ग्रीन जो है वो हमारे पास ग्रीन मटेरियल रखते हैं। ग्रीन मटेरियल के बाद देन हमारे पास फिर ब्राउन मटेरियल आ जाता है। ब्राउन मटेरियल के बाद देन हम लोग ग्रीन मटेरियल आ जाता है और उसके बाद फिर हम लोग ब्राउन मटेरियल रखते हैं। तो ये हमारे पास एक आप कह लें पाइल बन जाता है और इस पाइल को हम लोग जब वो वेट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग इसको उस वक्त तक जो वेट करते रहेंगे जब इसके अंदर जो स्पंज होते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं वो खत्म ना हो जाए और इनमें से हम लोग जो है वो एयर को पास आउट कराते हैं इसी चीज में से। तो ये यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो हमने तस्वीरें ली हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर उन्होंने बिन्स बनाए हुए हैं डिफरेंट, जो इस चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल के लिए उन्होंने समटाइम्स जो वो प्लास्टिक के बिन्स भी यूज किए हुए हैं, समटाइम्स वो जो वो सिमेंटेड बिन्स यूज कर रहे हैं, समटाइम वो वुड के यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सारे कंट्रीज मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको वो रिसाइकलिंग करने के लिए यूज किया जाता है।
अब देखिए हमारे पास क्या कंपोस्ट, ये जो हम लोग कर चुके हैं, इस चीज के करने के बाद जो कंपोस्टिंग होती है क्या हो जाती है? तो इसका आंसर है कि नहीं। इसमें करने के लिए आपको तकरीबन 3 वीक्स टू 2 मंथ्स चाहिए होते हैं। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए आप लोग कर रहे हैं और लॉन्ग पीरियड का लिए कर रहे हैं तो आपको 2 मंथ्स या से भी ज्यादा चाहिए होता है। तो कंपोस्टिंग उस टाइम होती है जब जो हमारे पास सोइल होती है वो डार्क हो जाती है, क्रम्बली हो जाती है, और इसके अंदर से अर्थी स्मेल आ जाती है। जिस तरीके से बारिश वगैरह होती है तो आपको एक बारिश की स्मेल आती है, तो उस तरीके की स्मेल अगर ना आए तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे डिकम्पोस्टिंग जो कंपोस्टिंग है वो नहीं हुई। लेकिन अगर आपको उस तरह की जो बारिश की तरह की स्मेल है वो आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है वो ये कंपोस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो स्मेल है ये किस तरीके की होती है। ये एक फॉल ऑर्डर की जो है वो, अगर फॉल ऑर्डर जो हो यानी कि एक गंदी बदबूदार किस्म की स्मेल हो, तो उसमें से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन बेसिकली ऐसी डिकम्पोजिशन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो तो हम लोग उसको एरोबिक या ऑक्सीजन रिच डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग अल्टरेट कर देते हैं पाइल को। उसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो पाइल है उसको हम लोग दोबारा से रीअरेंज करते हैं, उसको टर्न करके, ताकि दोबारा से हमें ये जो है ना मिल जाए। दूसरा ये है कि हम लोग उसके अंदर वुड चिप्स या जो वेस्ट होते हैं वो लार्जर साइज में ऐड करके इसकी प्रोस्पेरिटी को, इसकी जो आप कह रहे हैं जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर हम लोग उसमें से जो ब्राउन्स हमारे जो हमारे पास कार्बन रिच मटेरियल्स होते हैं उसको अगर हम लोग कम कर दें तो तब ये चीज़ हो सकती है। और तीसरा ये है कि अगर हम लोग जब वो पानी ज्यादा ऐड करने की बजाय पानी उतना ऐड करें जितना उसको चाहिए होगा, और दोबारा हम लोग दोबारा पानी उस टाइम ऐड कर दें जब तक वो इसकी जरूरत को खत्म नहीं कर देता। और लास्ट पे है कि हम लोग जो कंपोस्टिंग होती है बेसिकली ये जो है वो आर्ट से ज्यादा एक किस्म की साइंस है, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं कि बेसिकली साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हमें मिलता है नॉलेज। तो उनसे जो है वो आर्ट, क्योंकि आर्ट इसमें दिखाने की कुछ चीज इतनी नहीं है जितना इसको आपने इसकी जो रेशियो है वो मेंटेन करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या ये जो है वो सारी चीजें एक प्रॉपरली रेशियो से पार्टिकुलर जो उसकी कंपोजिशन है उससे चाह रही है या नहीं चाह रही। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? किससे कुछ पूछना है? सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Anjum, it was a very well delivered presentation, rich in knowledge and uh, excellent थैंक यू सर। work and बहुत जबरदस्त because हेलो सर, आप मेरी आवाज़ आ रही? uh, हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? मैं मकसूद जैसे बोल रहा हूँ। जो ये जो कंपोज एंड his experience कोई वो बातचीत करना चाहें बच्चों के साथ तो माइक इज योर्स सर। जी मकसूद साहब प्लीज। सर बहुत अच्छी, आपका जूम का मौजू भी बहुत अच्छा है, ये प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी आई है। लेकिन मैं ये आपका स्टाइल भी बहुत अच्छा है कि स्कूल के बच्चों को जो अवेयरनेस दे रहे हैं। लेकिन मैं ये मुनासिब समझूंगा कि जो आप कुछ रिसर्च, ये पंजाब में 25 रिसर्च बोर्ड हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड 25 हैं, और क्राप में भी 8-9 हैं, जिस तरह राइस का है, पोटैटो का है, मीट का है, मैंगो का है, सिट्रस का, वीट का है। तो अगर बोर्ड के चेयरमैन से, जिस तरह मैं चेयरमैन हूँ एक बोर्ड का और मक्की बोर्ड का मैं मेंबर हूँ, तो वहाँ अगर फार्मर्स को या हमारे दफ्तर में, इस तरह के दफ्तर में ये प्रेजेंटेशन दी जाए तो इसके नतीजे बहुत अच्छे निकल सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप ये जरूर सोचिएगा।
दूसरा मैं मुनासिब समझूंगा, मैंने मेल लिख दी है, तो जो ये प्रेजेंटेशन अगर मेल में या व्हाट्सएप में भेज दें तो आपकी बहुत मेहरबानी। शायद आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। जी मकसूद साहब ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करेंगे। तो ठीक, मैं अंजुम को कहता हूँ कि वो आपको शेयर करे आपके साथ। थैंक यू सर, तो बहुत। बल्कि आप ऐसे कीजिएगा ना, ये तो अगर आप हमारी तरफ से ये जो हम इसको हम हर हफ्ते में 2 दफ़ा मीटिंग करते हैं, ये वाली इस तरह की लेक्चर जो होते हैं बच्चों को जाते हैं, तो जी आप जी, भी वहाँ पे अपने बोर्ड के लोगों को कायल करें कि वो भी इस पे अटेंड किया करें इस मीटिंग को। नहीं वो नेक्स्ट तो टाइम करें। मैं तो अचानक ये खोली, ये अच्छा ग्रुप अच्छा, में देखा, अचानक सुबह देखा तो मैंने ज्वाइन कर दी। अगर प्रॉपर तरीके से पता लगे तो वो बाकायदा ज्वाइन करेंगे हमारे। अभी आप अकाड़ा में हैं, वहाँ से लॉग इन हाँ हो रहे हैं? हाँ हाँ जी, मैं उकाड़ा में हूँ इस वक्त। ये जो पोटैटो ग्रोथ कोऑपरेटिव सोसाइटी का दफ्तर है, ये उकाड़ा में है। ये हम 79 से चला रहे हैं सोसाइटी। ये पाकिस्तान लेवल की है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की है। और जो बोर्ड है वो पंजाब लेवल का है, क्योंकि बाकी सूबों में बोर्ड नहीं है पोटैटो के, इसलिए बाकी सूबे मेरे साथ अटैच किए हैं। और ये मकसूद साहब, बोर्ड क्या का। आपके लिए मुमकिन होगा कि आप, मकसूद साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या मुमकिन होगा कि आप बच्चों को पोटैटो के बारे में कोई चीज बता, ऑल दो कि हमारा एक लेक्चर आना है पोटैटो के ऊपर, गेंदबाजी वालों ने करना है, बट मे बी आपका जो बोर्ड का जो काम है और पोटैटो के हवाले से और उसकी गजाइयत गजाइयत अफादियत तो खैर हर एक को पता है, उसकी कमर्शियल अफादियत, अगर ये बच्चे कोई इस तरह का कोई कल को कोई फार्मर या कोई चीज बनते हैं, कोई इसको करना चाहें, तो क्या वो कैन यू, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर आप थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें। सर ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है। मेरे कई लेक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी में हो चुके हैं। कल परसों भी एक था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोटैटो के बारे में। कोई मुश्किल नहीं, जब आप चाहें मैं टाइम दे दूँ। मैं ये चाहूंगा कि आज का मौके को अभी हम जाया ना होने दें ना। हाँ जी, आप पूछें जो चीज़ पूछना चाहें। कि जो हमारे हमारे सूबा में, या ये जो पहले बच्चों को जो नहीं पता, आलू जो है ये उस वक्त दरियाफ्त हुआ था जब पूरी पूरी दुनिया में कहत पड़ा हुआ था। ये पेरू की पहाड़ियों से लोग भूख के मारे ये जड़ी बूटियां खा रहे थे, और एक बंदे ने जड़ी बूटी उखाड़ी, नीचे वो एक लाटू से निकल आया, वो पहला आलू। क्योंकि वो भूख के मारे मर रहे थे, उसको भून कर खाने शुरू कर दिया मुख्तलिफ स्टाइल से। फिर फ्रांस की मलका ने, रूस के बादशाह ने, और मुख्तलिफ लोग, सरकारी अफसरान ने, बादशाह लेवल के लोगों ने आलू को प्रमोट भी किया। और जब आलू काफ़ी काश्त होना शुरू हो गए, लोगों ने पैसे भी कमाए कमर्शियली, और लोगों की भूख भी मिट गई। तो वहाँ जो हंगामे थे, अमन व अमान पैदा हुआ, वहाँ लोगों की सेहत बनी, भूख के मारे मर रहे थे। तो उसके बाद ये काफ़ी देर के बाद ये पीरू की पहाड़ियों से फिर फ्रांस आ गया, स्पेन आ गया, रूस आ गया, फिर ये हिंदुस्तान में आ गया। और हिंदुस्तान में ये पहले पहले ये बादशाहों का खाबा था, उसके बाद ये हकीमों के पास चला गया, फिर गरीब लोगों के पास चला गया, अब तो आम लोग खा रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट कह रही है, वो कह रही है कि 8.5 मिलियन टन आलू पैदा होता है। लेकिन मैं पोटैटो कस्टोडियन हूँ, चेयरमैन हूँ, नायब सदर हूँ, और हर जगह पोटैटो की नुमाइंदगी करता हूँ। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये 13-14 मिलियन टन आलू पैदा होता है हमारे इस साल। 33 मुल्कों को, 33 कंट्रीज को आलू एक्सपोर्ट हुआ है, और 4 लाख टन हो चुका है। 31 दिसंबर तक हमारा टारगेट है कि 3 लाख टन और किया जाए। पिछले, क्योंकि बड़े मुल्क मुतासर हो गए थे रूस की वजह से, रूस की जंग की वजह से, और कुछ ई फार्म की पाबंदी की वजह से एक्सपोर्टर को काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हुई। लेकिन फिर भी हमारे मुल्क के एक्सपोर्टर्स ने 33 कंट्रीज को
आलू एक्सपोर्ट किया है। आज भी इटली के लोग आए हुए हैं जो रूस एक्सपोर्ट करेंगे। सुबह मेरी मुलाकात भी है उनसे। तो आलू जो छोटे लेवल पे भी पैदा हो सकता है और बीज भी तैयार कर सकते हैं। मैं जिस बोर्ड का चेयरमैन हूँ वहाँ हमारे ज़ैली दफ्तर सियालकोट में है, बली में है और बड़ा दफ्तर साहिवाल में है। हमारे साइंसदानों ने 11 वैरायटी जो है बीज आलू तैयार की है। तो हमारे जो छोटे जिम्मेदार हैं वो भी छोटे लेवल पे बीज भी तैयार कर सकते हैं। फार्मर टू फार्मर बीज बेचने की कोई पाबंदी नहीं है। और बड़े लेवल पे हों तो वो हाई लेवली अच्छी वैरायटीज भी काश्त कर सकते हैं। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 170 के करीब आलू की वैरायटी है। तो मैं हम मकसूद साहब आपकी बात काटूंगा, क्या हम इसको घर में भी उगा सकते हैं गमलों के अंदर? और मैं वेस्ट में देखता हूँ, उगाए इंग्लैंड आप जाएं और उस तरह घरों में भी तो लोग उगा लेते हैं। उगा सकते हैं। मतलब 2 मरले अगर हों तो वहाँ तो बहुत इजी होता है। अगर बड़े गमले हों तो आप गमलों में उगा सकते हैं, क्यों नहीं? उसके नीचे अगर थोड़ा सा गमला। बच्चों को उसके बारे में बता दें, बिकॉज ये एक मतलब हम जो हैं लो एंड लो मिडिल इनकम ग्रुप स्कूल कह लें, तो इसके अंदर लोगों के पास, बच्चों के पास, चूंकि शहर में हैं ये बच्चे इस वक्त, तो इतनी तो इनके पास वो जगह होती नहीं है। और नहीं अगर वो ये जो कॉन्सेप्ट भी जो हमारा है वो ये है कि हम किसी तरीके से जो ये सारी पढ़ाई लिखाई जो हम करना चाह रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी तरह से जो खर्चे हैं पेरेंट्स के, उसके अंदर बच्चे शामिल हों और बच्चे पेरेंट्स के जो आमदनी है उसको बढ़ा सकें। तो क्या अगर हम इसको घर में करें तो कैसे कर सकते हैं? मतलब 2-4 गमलों में अगर लगाएं तो कितना को आलू हमें मिल सकता है? सबसे सबसे बड़ी मुनासिब चीज़ ये है कि सब्जी मंडियों में जो सेब वाली बड़ी पेटियां होती हैं वो 5-10 रुपए की मिल जाती हैं। महंगे गमले लेने की जरूरत नहीं है। उसमें वो खाद पाएं, ऑर्गेनिक खाद जो आप कंपोस्ट ला रहे हैं वो डालें। और अगर ये नहीं मिलती तो थोड़ी थोड़ी जो है यूरिया है, डीएपी है, पोटाश है, थोड़ी थोड़ी वो डालनी है। और एक अच्छा जो पौधा है उसके नीचे नॉर्मली 12-13 दाने आलू के होते हैं। तो ये थोड़ी ज़रूरत के लिए तो या शौक के लिए तो लगा सकते हैं। तो या मतलब 2 मरले अगर खाली जगह हो तो उसमें तो बहुत आसानी से लग गमलों में आसानी से लग सकता है, मुश्किल नहीं है। वो ज़रा जो कंटेनर है वो बड़ा होना चाहिए। वो सबसे मुनासिब यही है कि सेब वाली पेटी बड़ी होती है, 5-10 रुपए की आ जाती है। उसमें मिट्टी डालें, दूसरा मटीरियल डालें और लगा दें। अगर किसी ने लगाना हो तो हम बीज भी मुफ्त दे देंगे। ट्रेनिंग भी दे देंगे, मौके पे पूछ भी सकते हैं। आ रही है आवाज़ मेरी? आवाज़ शायद कट गई। जी सर, आवाज आ रही है आपकी, हम सुन रहे हैं आपको। मैंने तो ये बताया कि हम जब भी कोई साथी, कोई शहरी घर में लगाने के लिए टेक्नोलॉजी लेना चाहे, जब चाहे मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, मेल करके हम उन्हें बता देंगे। अगर बीज का प्रॉब्लम होगा तो हम घरों के लिए मुफ्त बीज दे देंगे। मार्केट में आए तो सही ना। अगर कोई पढ़े लिखे बच्चे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम उसकी उनकी बहुत मामनत करेंगे। हम उनके लाइसेंस बनवा देंगे, उनको आलू का बीज का, आलू की वो तैयार करवा देंगे, कंटेनर में डलवा देंगे और उसके बाद उनको गाहक दे देंगे और उसके सिले में हम कोई पैसे उनसे नहीं देंगे। जो मेहनत करेंगे वो उनकी है। मार्केट में आएंगे, मोस्ट वेलकम। अगर कोई काश्तकारी करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है। और तीसरा ये है कि आलू की वैल्यू एडिशन ना मैं काफ़ी मुतारिफ करवा रहा हूँ। पिछले दिनों चीन के साथ में मेरी जूम मीटिंग है। ये छोटे छोटे प्लांट हम मुतारिफ करवा रहे हैं। तो ये अगर बच्चे घरों में अ, आलू के स्टार्च निकालें, आलू का पाउडर बनाएं, आलू के चिप्स बनाएं, तो वो उसमें बहुत पैसे कमा सकते हैं, थोड़े खर्चे के साथ, थोड़े टाइम के साथ।
जिस तरह आपको भी पता होगा, मैं कई दफ़ा गया हूँ मुस्लिम मुल्कों में भी, तो खासकर इंडिया में मैं देखा कि स्कूल के बच्चे घरों में मशरूम उगाते हैं और जाती दफ़ा वो एक दो टोकरियाँ बना के ले जाते हैं और होटलों को बेच देते हैं। या ये कह सकते हैं कि बच्चे घरों स्कूल या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का खर्चा खुद उठाते हैं। तो ये आलू की निस्बत है, ये सामने आ रही, बिल्कुल आ रही। ये बड़ी वाज़ेह है कि बाल्टी में आलू उगाए हुए हैं। ये बाल्टी की इस तरह की बाल्टी मिल सकती है, सस्ती मिल जाती है कबाड़िए से, और ये जो पेटी दूसरी है वो भी मिल सकती है। और ये इस तरह की इसमें 2-3 किलो आराम से, 3-4 किलो आराम से आलू पैदा हो सकता है। 2 पौधे काफ़ी हैं, 2 आलू लगा देंगे तो इतने नीचे निकल आएंगे। तो ये बच्चे थोड़ी दिलचस्पी लेंगे तो ये बहुत अच्छा हो। मुक्तसर, दिस इज समथिंग वंडरफुल बिकॉज हमारा जो बुनियादी द फॉर्चून एशियन स्कूल एंड कॉलेज, हम जो एक स्कूल है, आम स्कूल एक हैं, लेकिन हमारा जो बुनियादी मकसद स्कूल का वो ये है कि हम बच्चों को बागबानी की तरफ, काश्तकारी की तरफ, एग्रोनॉमी की तरफ लेके आए और वैल्यू एडिशन की तरफ लेके आए, बिकॉज नौकरियां आजकल मिलने नहीं, और जब नौकरियां नहीं मिल रही तो वो चीजें बहुत सारी खराब होती हैं। तो जो पहली मैंने जो बात की कि बच्चे किसी तरीके से अपने पेरेंट्स की जो इनकम है उसको एनहांस कर सकते हैं और उसके अंदर बहुत सारी बचत कर सकते हैं। मतलब जिस तरह आपने आलू का कहा कि अगर एक पौधा लगाएं तो हम कम से कम, मेरे ख्याल में हम महीने का आलू तो निकाल सकते हैं उधर से। सेम वे अगर हम टमाटर लगाते हैं और चीजें लगाते हैं, तो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है बागबाला एग्रो टूरिज्म एंड इकोनॉमी रिजॉर्ट का, वो भी यही है कि हम किसी तरीके से बच्चों के अंदर ये शऊर पैदा करें कि वो किचन गार्डनिंग की तरफ आए, ऑर्गेनिक लिविंग की तरफ आए। तो डेफिनेटली आपकी जो आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे इसके ऊपर। और ये जो लेक्चर्स वगैरह हैं, इनके ऊपर हम चाहेंगे कि हम बहुत सारी आगाही लोगों को दे सकें। और हम वी कैन ऑलवेज ऑफर के हम अपने स्कूल पिंडी में, जो हमारा स्कूल है, वहां पे हम एक छोटा सा, जिसे आपने कहा था 2-4 मरले, तो वो तो मरला 2 मरले तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आलू उगाने का अपने स्कूल के अंदर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे भी इस्लामाबाद में 3 इदारों का मेंबर हूँ, आता रहता हूँ मीटिंग में। तो आप मेरा जो मैं पोटैटो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन हूँ। हमारा बोर्ड, हमारी सोसाइटी आपके इदारे के लिए 24 घंटे हाजिर है। जब आप चाहें आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, व्हाट्सएप भी नंबर लिखा हुआ है। तो हमें तो खुशी होगी तो एक पौधा लगाने वाला जो बच्चा है उसको भी मैं समझूंगा कि ये हमारी सोसाइटी का मेंबर है। हम अ, जो भी नए फार्मर भी बहुत आते हैं, हम उनको उनको इंकरेज करते हैं। नए एक्सपोर्टर भी बहुत आते हैं। वैल्यू एडिशन है अभी, खासकर आलू और मक्खी की वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है। आप देखेंगे कि इसने मलेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। कल वैसे वो पाकिस्तान के लिए खोल दिया उन्होंने, मेरा ख्याल। तो घी के लिए, डालडा घी के लिए भी पाबंदी बनास्पति के लिए लग जानी है अगले साल। तो अगर ये बच्चे घरों में छोटे छोटे प्लांट मकई के, कनोला के और सनफ्लावर के ऑयल के भी लगा लें तो बहुत सस्ते वो बनते हैं वो प्लांट। तो वो बहुत पैसे वर्जिन ऑयल पैक करके दें या खुला भी दें तो बहुत पैसे कमा सकते हैं 2-4 घंटे लगा के। और आलू के चिप्स बनाएं, आलू के स्टार्च बनाएं। ये जो डी शेप आलू होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में से। वो वैसे भी कंट्रैक्ट भी हो सकता है कि उनकी सप्लाई भी हो सकती है अच्छे आलू। तो उनका स्टार्च बना सकते हैं, उनका पाउडर बना सकते हैं। उनसे नूडल्स बनती हैं चीन में। चीन के नूडल्स अक्सर जो मार्केटों में मिलते हैं वो आलू के होते हैं। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी बोर्ड इन बच्चों के लिए या आपके अदारा के लिए पूरे ताउन के लिए। अच्छा मखदूम साहब, मेरा एक सवाल था कि वो जैसे आलू हम लोग खाते हैं
तो एक इस तरह का और भी एक सब्जी होती है जिसको हम अरवी कहते हैं। जी जी। तो वो लगती तो आलू की तरह है, मगर वो बहुत कम इस्तेमाल होती है। इसकी क्या वजह होती है, कोई आपका इसमें बारे में क्या ख्याल है? आलू की खपत ऐसी है कि ये शरीफ सी सब्जी है, हर सब्जी में एडजस्ट हो जाती है। अरवी ने गोश्त में ही एडजस्ट होना है। बहुत कम लोग होते हैं जो अकेली अरवी पकाते हैं, वरना वो गोश्त की तलाश में नहीं होते। तो आलू तो हर सब्जी में आ जाता है, माशाल्लाह भिंडी के। अभी भिंडी में भी वो मसाले तो हो गई है, कई लोग भिंडी में भी आलू डाल लेते हैं। तो इज्तिमाही तौर पर एक तो उसकी पैदावार कम है, सब्जी बहुत अच्छी है, उसके बहुत फायदे हैं। खासकर बच्चों के लिए बहुत फायदे हैं कि उसका नज़र तेज हो जाती है, उसमें बलगम नहीं रहती है। बहुत फायदे हैं अरबी के मुल्तान साइड में, बल्कि हमारे घर में भी ये पत्ते जो हैं उनके भी ये पकौड़ा टाइप पकौड़ा बनाते हैं, रोस्ट करती हैं बेसन लगाकर। तो उसके कचालू भी पहले चलते थे, अब कचालू कम चलती हैं, उसका जो बीज होता है बड़ा वो। ये वजह है कि लगती कम है। और दूसरी, वो गोश्त के साथ ही ज़्यादा लोग तरजीह देते हैं पकानों को। आलू के लिए चिप्स बनाते हैं, टिक्कियाँ बनाते हैं, पकौड़ों में डालते हैं, हर सब्जी में डालते हैं, वो एक ग्रेट सकते हैं। वैसे सर ये इसके दोनों की जो जगह है जहाँ पे पैदावार इनकी होती है एक ही तरह होती है, आलू और अरवी की, क्योंकि इकट्ठा इनका नाम भी इकट्ठा रहते हैं। हाँ जी, एक ही तरह की होती है, पौधे भी इसी तरह के होते हैं। तो हम ये ये सुनते वैसे रहते हैं जी। ये जो जैन जैन मजहब है ना, जैन मजहब वाले लोग जो है जमीन के अंदर वाली कोई सब्जी नहीं खाते। शायद बच्चों को यही नहीं है। ये गोश्त नहीं खाते यार? सर वो जमीन के अंदर वाली कोई सब्जी नहीं खाते। अच्छा, जमीन के आलू अंदर वाली कोई है, नहीं। अरबी है, और जो भी है, अदरक है, जो भी है। तो ये मुझे खुशी है कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। मुझे भी आपने मौका दिया कि मैं भी बात कर सकूँ। क्योंकि इसमें एक और भी चीज़ है कि वो हर साल हम ये सुनते हैं कि जी आलू का वो रेट गिर गया और आलू ज़ाया हो गया और इस तरह से। तो अगर उसी का साथ अरबी भी हो, उसका थोड़ा फरोग ज़्यादा हो जाए, तो कम से कम ये चीज़ तो बैलेंस होगी कि चले एक सर सब्जी नहीं तो दूसरी सही, कुछ सर जी, काश्तकारों को नुकसान कम होगा। एक तो जो हमारे पोटैटो कोर एरिया में अरबी और आलू की जो फसल है आगे पीछे, वो एट ए टाइम नहीं है। तो दूसरे जो आलू लगाते हैं उन्होंने आलू ही लगाने हैं, वो दूसरे सब। रेट जो है वो उसका डिपेंड है कि एक्सपोर्ट बाई रोड कितनी। एक्सपोर्ट बाई सी इस दफ़ा हमने बहुत अच्छे रास्ते ढूंढ लिए हैं अफगानिस्तान के जरिए, रूस के और दूसरे, लेकिन लड़ाई की वजह से इस दफ़ा आलू का रेट कम रहा, ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन हमारा, मैं चूँकि पोटैटो एक्सपोर्ट काउंसिल का मेंबर हूँ, हमने कई अच्छे अच्छे मामला कर लिए थे, लेकिन कुछ मामला खराब भी हो गए। फिर भी 4 लाख टन कल तक हमने एक्सपोर्ट करवा दी अपने मुल्क से, 3 लाख टन और भी करेंगे। स्टोर भरे हुए हैं आलू के, बहुत आलू पड़ा हुआ है अभी खेतों में। बस जिम्मेदारों को इज्तिमाही तौर पर नुकसान हुआ है। अरबी बहुत अच्छी सब्जी है, लोग कुछ इलाकों में लगाते हैं, पिस्तूल में चलती है, उपाड़ा कुछ इलाकों में लगाते हैं। ये KPK में बहुत लगती है, स्वाबी में, सब्जी में, इस इलाके में बहुत। ये आलू की निस्बत अरवी की जो मेडिसिन वैल्यू भी, जैसे आपने बताया कि वो काफ़ी बेहतर है उसकी। तो मेरा ख्याल है कि हमारी वो मेडिसिन की इंडस्ट्री रेडी नहीं है इसके लिए शायद, वरना वो नहीं, अरवी का। उसमें से इनको कम वो स्टार्च वगैरह मिलो। अभी तक ना आलू किसी मेडिसिन कंपनी में इस्तेमाल होता है। ये लेज वाले जो हैं अब आलू का जो पानी है वो पैक कर दें, उन्होंने तजर्बात मुकम्मल कर लिए हैं, वो बोतलों में पैक करेंगे आलू का पानी। तो आलू जो है वो उसके तो बेपना फायदे हैं, पर
उसके न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत हैं, प्रोटीन है, कार्बन और बहुत चीज़ें हैं उसमें, पोटाशियम है। तो सबसे पहले तो हकीम जो थे, यूरोप के हकीम कमज़ोर लोगों को सिर्फ आलू खाने के लिए दिया। अब भी पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। और एक बहुत दिलचस्प बात है कि अगर कोई मोटा बंदा हो तो वो आलू को भून पर खाए तो वो पतला हो जाता है, और अगर कोई पतला बंदा हो तो वो आलू को उबाल कर खाए तो मोटा। ये और भी बहुत खूबियाँ हैं, लेकिन ये जो लोगों का एक आइडिया है ना कि ये आलू खाने से मोटा हो जाता है, ये नहीं है। आलू के खाने का, अगर वो उसमें कोई बंदा मोटा है तो वो भून कर खा ले आग में, और अगर कोई पतला है तो वो उबाल कर खा ले। और भी बहुत सारी टिक्कियाँ बनाती हैं, पकौड़े बनाती हैं। आलू की वैरायटी पे भी डिपेंड है। हाई डीएमसी अगर वैरायटी है तो उसके चिप्स बहुत अच्छे बनेंगे, खस्ता बनेगी। अगर आम आलू है तो उसके चिप्स जरा हल्के बनेंगे, ब्राउन बनेंगे। तो ये सारी सी तरह जो शकरकंदी है वो भी तो वही तकरीबन मतलब आलू की तरह की नजर आता है। शकरकंदी बहुत अच्छी है, काफ़ी पैदावार शुरू हो गई है। तो ये जो शकरकंदी का स्वीट पोटैटो ग्रुप है वो मैं ही उसको लीड करता हूँ। तो मैंने पहले कोशिश की थी कि पोटैटो में ये शकरकंदी, अरबी और हल्दी वगैरह शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा Assalamu alaikum, everyone. Sorry for interrupting Dr. Omar sir and Maqsood sir. Although the discussion is such good that ये दिल नहीं कर रहा. Dr. Omar sir, if you can hear me, जी जी जी, बच्चों कोई की मसला अगली क्लास शुरू ऑफ कोर्स। अगली क्लास बच्चों की शुरू होनी है, तो आई थिंक अगर हम इसको वी कॉल इट अ डे, और हम मकसूद साहब के साथ एक एक्सक्लूसिव सेशन रख लेते हैं अगले चंद एक हफ्ते के अंदर, और मैं उसको फिर वो आपसे डिस्कस करके तो मैं इंटीमेट कर दूंगा। तो वो एक्सक्लूसिव एक फिर हम इसको पोटैटो के ऊपर एक हम रख लेते हैं। बारी ने जो एक करना है वो तो खैर होगा ही होगा, बट आई फाइंड कि इनका जो एक्यूमेन है और इनका जो तजर्बा है वो शायद क्या यकीनन उनसे ज्यादा होगा। So I'll ask you for your concluding remarks. I'll ask Makshusa for his concluding remarks, and I'll ask the vice principal for her concluding remarks. We should say Khuda Hafiz. आप जब चाहें रख लें, मैं चार, लेकिन तारीख ज़रा मुझे पहले बता दें। बाज़ दफ़ा गैर मुल्की डेलीगेशन भी पोटैटो पे आई रहती हैं, तो ऐसा ना हो कि वो हाँ डेलीगेशन भी आए। अलबत्ता पिछले मखसूसा टाइम हम आपसे कोऑर्डिनेट करके फिर आपको बताएंगे। जो ठीक है, हमारा स्टाफ है वो आपसे कोऑर्डिनेट करता रहेगा, आपकी बिल्कुल अवेलेबिलिटी लेके फिर। बिल्कुल ठीक थैंक यू। है। थैंक यू। ये आज का सेक्शन बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह। अच्छी डिस्कशन हुई। एक तो अंजुम साहब की कंपोस्ट पे बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। और उसके बाद हमारी खुशकिस्मती है कि मकसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि पोटैटो बोर्ड के चेयरमैन हैं, और काड़ा से बात कर रहे थे और हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी पोटैटो के बारे में, शकरकंदी और अरवी के बारे में, जो भी पोटैटो की तरह की बाकी दूसरी हर सब्जियां हैं। तो आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं।
मकसूद साहब, डॉक्टर उमर साहब और ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, स्पेसिफिकली ये बच्चे इधर जो बैठे हुए, और थैंक यू वेरी मच। पता नहीं आप लोगों को आवाज आई है नहीं आई, बट जो भी है कुछ तस्वीरें तो देखी हैं आप लोगों ने, और वो तस्वीरें देखने, वन पिक्चर इज 1000 वर्ड्स, तो एटलीस्ट you must have learned something today, which is the aim. Thank you very much, everyone, and we will meet on coming Tuesday with a new and an exciting topic. Thank you. Khuda Hafiz. थैंक यू, अल्लाह। ये राशिद साहब आपने स्कूल से ज्वाइन किया अभी? जी सर, मैं बड़ा लेट हो गया था, बस कुछ टाइम की वजह से तो ये मिस हो गया। अगर आपके पास कोई इसकी रिकॉर्डिंग हो तो काइंडली ये थोड़ा शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। जी आप, हाँ जी, आप मुझे व्हाट्सएप अपना इस पे चैट पे भेज दें, और या ईमेल एड्रेस पे। ओके सर, थैंक यू।